नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षा में उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। चलिए शुरू करते हैं अपने 27 नंबर के सवाल से। तो सवाल हमारा शुरू करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में निजी निवेश को मंजूरी दी है। क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं चार विकल्प दिए हैं इसमें से, जिसमें पहला है रक्षा उत्पादन क्षेत्र, दूसरा कोयला खनन क्षेत्र, तीसरा है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र और चौथा है अंतरिक्ष क्षेत्र। इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमाणु ऊर्जा विधेयक को मंजूरी दी। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो ये गैर सामरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की अनुमति देने के लिए विधायी संशोधन करना है। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं, जो आज का सवाल है हमारा, कि अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया। चार विकल्प दिए हैं इसमें, देखते हैं 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28 दिसंबर या 30 दिसंबर को। इसमें सही विकल्प होगा 27 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो कि हर वर्ष 27 दिसंबर को मनाया जाता है। बात करें इसके उद्देश्य की कि आखिर मनाया क्यों जाता है, तो ये देशों को महामारी जैसी स्थितियों के लिए तैयार रहने, स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और भविष्य में होने वाली महामारियों से होने वाले नुकसान को कम करने के प्रति जागरूक करना, ये इसके उद्देश्य है। और यह दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया, तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है, ताकि कोविड-19 जैसी महामारियों से मिले अनुभव से हमें सीख ली जा सके। ये हो गया आपका आज का सवाल, पहला सवाल हो गया। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने किन दो नई एयरलाइंस को एनओसी प्रदान किया है। चार विकल्प दिए हैं, आकाशा एयर और स्पाइस जेट, दूसरा है अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस, तीसरा है संक एयर और इंडिया वन एयर और चौथा है फ्लाई 91 और स्टार एयर। इसमें दूसरा विकल्प सही है, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस। एनओसी मिलना जो कि किसी भी नई एयरलाइन के शुरू होने की दिशा में पहला और जरूरी कदम होता है। इसका मतलब होता है कि इन कंपनियों ने सरकार द्वारा तय किए गए शुरुआती जो नियम होते हैं, जिसमें कुछ नियम है जैसे वित्तीय क्षमता, स्वामित्व की स्पष्टता और सुरक्षा से जुड़े मानदंड, ये सब ये पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा जो कि संघ एयर को एक है, उसको भी एनओसी मिल चुका है और इसके भी 2026 में उड़ान शुरू करने की उम्मीद है। इसी के साथ अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में किस देश ने COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक तितली लोगो पेश किया है। तो चार विकल्प है इसमें, ब्राजील, आर्मेनिया, फ्रांस या जापान। तो अभी हाल ही में ये जो तितली ऐसे दिख रही है लोगो, ये आर्मेनिया में किया है, दूसरा विकल्प सही होगा। और तितली लोगो मतलब जैव विविधता, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संतुलन का एक प्रतीक है। इसके उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सम्मेलन के मूल संदेश को सरल तरीके से दर्शाना, ये इसके उद्देश्य है। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। तो सवाल है हमारा कि हाल ही में सोशल मीडिया पॉलिसी को किसने अपडेट किया है। चार विकल्प दिए हैं, भारतीय वायुसेना ने, भारतीय नौसेना ने, भारतीय सेना ने या गृह मंत्रालय ने। तो हाल ही में ये अभी अपडेट हुआ है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, भारतीय सेना ने, जो कि सोशल मीडिया के सुरक्षित और नियंत्रित उपयोग के लिए अपनी पॉलिसी को अपडेट किया, ताकि संवेदनशील जानकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा इससे बनी रहे। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड के सीएमडी मतलब शॉर्ट में है, इससे फुल फॉर्म होती है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अभी हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है। क्वेश्चन है हमारा, चार विकल्प दिए इसमें, अनिल कुमार लाहौटी, राजीव बंसल, सलीम अहमद या संजीव कुमार। तो इसमें हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड की सीएमडी पद की जिम्मेदारी अभी सलीम अहमद को दी गई है। यहाँ से तीसरा विकल्प सही होगा। ये जो आरबीएनएल रेलवे से जुड़ी
बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में काम करती है, जैसे नई रेल लाइन, डबलिंग, विद्युतीकरण आदि को पूरा करने में काम करती है ये। अब इसकी नियुक्ति की बात हो रही है, इसमें कुछ और नियुक्तियां हैं, जैसे कि सासू शर्मा को एयर इंडिया कंपनी के एमडी और सीईओ बने हैं ये। वहीं आईआईएफएल फाइनेंस ने जो कि बीपी कानूनगो को अपना चेयरमैन बनाया, और वहीं अजय कुमार शुक्ला जो कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में नए एमडी और सीईओ बने हैं। और वहीं इनकी एनसीएआर की बात करें तो इसने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां से कुछ संबंधित बातें थी। इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट सेक्शन है के लेखक कौन है? क्वेश्चन है हमारा, 4 विकल्प दिए हैं इसमें। रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, तीसरा है उर्जित पटेल, चौथा है कौशिक बसु। तो द ग्रेट सेक्शन है की बात करें, इस पुस्तक के लेखक उर्जित पटेल, तीसरा विकल्प से होगा। इनके द्वारा ये लिखी गई है, और इस किताब में जो कि आर्थिक प्रतिबंधों के वैश्विक प्रभाव और अंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवस्था और देशों पर पड़ने वाले आर्थिक दबावों को सरल तरीके से समझाया गया है इस पुस्तक में। उर्जित पटेल जो कि भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, इसलिए उनकी पुस्तक को आर्थिक और वैश्विक मामलों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है अभी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि हाल ही में ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किन खिलाड़ियों ने जीता है? क्वेश्चन है हमारा, इसमें 4 विकल्प हैं, जिसमें से है मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा, दूसरा है फैबियानो कारुआना और डिंगली रेन, तीसरा है अनीस गिरी और आर प्रज्ञानंद, चौथा है विश्वनाथन आनंद और अर्जुन एरिगेस। तो ग्लोबल चेस लीग 2025 खिताब की इसमें बात करें, इसमें अनीस गिरी और आर प्रज्ञानंद, इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। और यह जीत जो कि बताती है कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों की जोड़ी कितनी प्रभावी हो सकती है। प्रज्ञानंदन जो कि भारत के उभरते हुए युवा शतरंज सितारों में से हैं, जबकि अनीस गिरी एक अनुभवी ग्रैंड मास्टर माने जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि नई दिल्ली में आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? ठीक है, 4 विकल्प दिए इसमें। पहला है कि गृह मंत्री करेंगे, दूसरा है कैबिनेट सचिव, तीसरा है नरेंद्र मोदी, चौथा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। तो नई दिल्ली में आयोजित ये 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता ये नरेंद्र मोदी करेंगे। तो तीसरा विकल्प सही होगा यहाँ से। बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो ये केंद्र और राज्यों के बीच जो कि बेहतर समन्वय, प्रशासनिक सुधार और नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा करना, ये इसकी कुछ उद्देश्य है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि 33 वर्षों बाद गुजरात को पुनः मतलब फिर से टाइगर स्टेट घोषित करने का निर्णय किस संस्था ने लिया है? तो 4 विकल्प इसमें देखते हैं। पहला है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दूसरा है वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी ऑफ इंडिया, तीसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मतलब एनटीसीए या भारतीय वन सर्वेक्षण ने। तो एनटीसीए तीसरा विकल्प से होगा। यह फैसला किसने लिया था? एनटीसीए ने लिया है, जो कि 33 साल बाद गुजरात को फिर से टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। गुजरात के इस रतन महल अभ्यारण्य में जो कि एक बाघ की लगातार मौजूदगी कैमरा ट्रैप और सीसीटीवी फुटेज से साबित हुई कि इन ठोस प्रमाणों के आधार पर एनटीसीए ने गुजरात को ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो कि 2026 में शामिल करने की मंजूरी दी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कि हाल ही में दिवंगत मतलब इनका निधन हो गया विश्व बंधु सेन किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष थे? तो 4 विकल्प दिए हैं, मणिपुर, असम, मेघालय या त्रिपुरा के। तो हाल ही में जिनका निधन हुआ विश्व बंधु सेन की, तो ये त्रिपुरा के विधानसभा के अध्यक्ष थे। चौथा विकल्प से होगा यहाँ से। अगला सवाल देखते हैं। तो आज का सवाल है आप लोगों के लिए
कि हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट कौन सा घोषित किया गया है? चार विकल्प है। गंगरेल जलाशय, दूसरा है मड़माड़ा जलाशय, तीसरा है कोपरा जलाशय और चौथा है रुद्री जलाशय। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।